हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 11th का फिजिक्स शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर पे हमने इसके पहले इस लेक्चर्स पे के पहले हम पहले क्या पढ़े थे, त्रुटियां पढ़े थे कि भैया त्रुटियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से इन त्रुटियों के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। जैसे ये देखो, इसके पहले ये वाला क्वेश्चन था कि एक आपका सूत्र दिया हुआ है T = 2 पाई √L/G और कह रहा है कि इसके द्वारा मापे गए गुरुत्वीय त्वरण में कितनी सापेक्ष त्रुटि होगी यदि T व L की माप में सापेक्ष त्रुटियां आपको इतना दिया हुआ है। यहां तक बेसिकली हम लोगों ने कर लिया था। एक चीज याद रखिएगा, जब भी त्रुटियों का संयोजन होता है, यानी कि जब भी आप एक भौतिक राशि को मापते हो और उस मापी हुई राशि का किसी दूसरी जगह पर यूज करके उससे रिलेटेड कोई तीसरी चीज निकालते हो, तो वहां पर भी आपकी त्रुटि क्या होगी भैया, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। त्रुटियां हमेशा आपस में जुड़ती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कैसी होती हैं त्रुटियां? इरर ऑलवेज बी एडेड। इरर हमेशा क्या होता है, जुड़ती है भैया। गलती तो बढ़ेगी ही ना भाई। मान लो आपने किसी चीज को मापा और उसी का यूज आपका फ्रेंड कर ले आपकी रीडिंग का, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपकी जो रीडिंग्स होंगी वो क्या हो जाएगा, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे वो बेसिकली आपकी यूनिट की जो रीडिंग्स आएंगी वो कैसी हो जाएंगी बेटा, आपकी गलत आएंगी ना। तो एक चीज बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि यदि आप किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, जब आप किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उस समय पर मीन वैल्यू आपस में जुड़ या घट जाती है। मीन वैल्यू क्या होता है, आपस में जुड़ या घट जाती है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, चाहे जोड़ो या घटाओ। ये जोड़ने और घटाने की बात हो गई। अब यदि मान लो कहीं पर भौतिक राशियां आपस में क्या हो रही हैं, गुणा कर रहे हो, भौतिक राशियों क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, या मान लो आप क्या कर रहे हो बेटा, भाग कर रहे हो। गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो उस केस में भाग कर रहे हो, तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा, उस केस में बेटा आपका पर्सनली क्या होगा, वहां पर आपका ये जो आपका फ्रैक्शनल एरर है, कौन सी एरर है, फ्रैक्शनल एरर, यानी कि सापेक्ष त्रुटि, ये आपस में ऐड होती है। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में, तो भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापन में कितना त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि। क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, ये आपको दिया हुआ है सापेक्ष त्रुटि दिया हुआ है। कौन सा त्रुटि दिया है, सापेक्ष त्रुटि दिया हुआ है भैया, कितना है, अल्फा है। तो कह रहा है कि भैया यदि हम इसका आयतन निकालें, इसका क्या निकालें, आयतन निकालें, तो आयतन में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। तो भैया आपको ये पता होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है आपका S = 4 पाई r²। आया बात समझ में, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। भैया 4 पाई आपका नंबर है, इस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा S/S का बार लगाना है, ऊपर दोनों में बार लगाना है। ये 2 कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा डेल्टा R का बार डिवाइडेड बाई R बार। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? यदि आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चंस आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बोला है कि आपके किसके मापन में, क्षेत्रफल के मापन में दिया हुआ कि सापेक्ष त्रुटि कितना है, अल्फा है, यानी इसका वैल्यू वो कितना दे रखा है, इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में वो अल्फा दे रखा है। तो अल्फा = कितना हो जाएगा, 2। ये तो क्या आप यहां से ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R का बार डिवाइडेड बाई R का बार = अल्फा/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या आ जाएगा, अल्फा/2 आपका
आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है, सॉरी क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। चलिए, तो यहां से यदि मैं इसका निकालूंगा तो डेल्टा वी का बार डिवाइडेड बाई वी का बार इज इक्वल टू, ये 4/3 पाई आपका क्या है? ये नंबर है, तो इसको तो हटा दो, रहने दो। ये 3 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा आर का बार डिवाइडेड बाई आर बार। क्या इतना बात समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा वी का बार डिवाइडेड बाई वी का बार इज इक्वल टू 3। और ये किसका? ये तो वैल्यू आपके अभी निकाला है ना, कितना हो जाएगा? इनटू अल्फा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी का बार डिवाइडेड बाई बी बार इज इक्वल टू 3 अल्फा बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली यही आपसे क्वेश्चंस में क्या कर रहा था? यही आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा था। यही आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था मेरे भाई? पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये आपके जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। जेई मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है x बराबर, तो x बराबर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 2k3 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू n का अंडर रूट 2। ठीक है सर, अब कह रहा है कि इसका प्रतिशत एरर निकालना। तो परसेंटेज एरर बेटा क्या होता है? रिलेटिव एरर निकालते हैं। और रिलेटिव एरर जैसे ही गुणा या भाग होते हैं तो उस जगह पे रिलेटिव एरर तो निकालते हैं, और 100 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो भैया हम बेसिकली यहां पर क्या आप यही तो निकाल रहे हो? डेल्टा एक्स का बार डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100 इज इक्वल टू 2 तो हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये तो सर नंबर है, नंबर में कोई त्रुटि नहीं होती है। ये कितना है? अब बचा क्या? k3। तो ये 3 k की पावर में जो लगा वो पावर का कहां जाता है? पहले आ जाता है। ये डेल्टा k बार डिवाइडेड बाई k का बार, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा l का बार अपान l बार प्लस, सर ये ऊपर जाएगा। अरे नहीं भैया, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, एरर ऑलवेज बी एडेड। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा m अपान m का बार प्लस का, सर n का अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और डेल्टा n का बार डिवाइडेड बाई n बार। अच्छा ठीक है सर, इस पे क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डेल्टा x का बार बटे x बार इंटू यदि 100 कर देता हूं तो ये आपका परसेंटेज एरर बन जाता है। क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर बन जाता है। तो यदि मैं इस 100 का इसमें भी अलग अलग सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये सब आपका प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा? तो यानी कि आपका x में परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू ये 3, और k में प्रतिशत त्रुटि कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 1% इंटू 1 प्लस का 2, और l में लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 2% कर दिया, प्लस का m में कितना प्रतिशत त्रुटि है? 3 है, तो 3 प्लस का हाफ, और n में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 4 है। क्या यही है? सर 2 से 4 काटोगे तो 2 आएगा। इसको बेसिकली आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 2 12%। तो x में बेटा कितना एरर आ जाएगा? 12% आपका। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है ना, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये सभी आपके जेई पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और हमेशा ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हो, कह रहा है कि कोई भौतिक राशि z है
कोई भौतिक राशि z है जो आपका ए बी सी और डी पर इन पर निर्भर कर रही है, ठीक है। z का जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर बी की पावर 2/3। सॉल्यूशन देखिएगा क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, अंडर रूट सी इंटू डी क्यूब, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि इनके मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है, कह रहा है जेड के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो सर आप क्या यहां से रिलेटिव एरर नहीं निकाल लोगे, सर निकाल लेंगे सर। तो ये कितना आ जाता है, 2 डेल्टा ए का बार डिवाइडेड बाई ए बार प्लस का 2/3, जो सर पावर होता है वो क्या हो जाता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बी का बार डिवाइडेड बाई बी बार प्लस का, सर नीचे तो माइनस नहीं भैया, नीचे माइनस नहीं लगाना, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, तो इस वजह से साइन कैसा ही यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सी में क्या लगा हुआ, अंडर रूट, और यदि किसी में अंडर रूट लगा होता है, यदि किसी में अंडर रूट लगा होता है बेटा, तो उसको हम क्या मानते हैं, अंडर रूट को मानते हैं कि ये पावर कितना है, हाफ है, हाफ डेल्टा सी का बार डिवाइडेड बाई सी बार प्लस का डी की पावर 3 है, तो भैया 3 का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डी का बार डिवाइडेड बाई डी बार। ये बेसिकली आपका निरपेक्ष त्रुटि है, और इसी में यदि मैं इन सभी में क्या कर दूंगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें भी यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 100 कर दूंगा, तो ये आपका क्या दे देगा, परसेंटेज एरर देगा, किसमें, जेड के प्रतिशत त्रुटि में। तो यहां पर लिख लेगा परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस का 2/3 इंटू बी में परसेंटेज एरर प्लस का 1/2 सी में प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर प्लस का 3 इंटू डी में परसेंटेज एरर, बस हो गया। सबका वैल्यू क्या करना, पुट कर देना, 2 इंटू ए में कितनी प्रतिशत त्रुटि है बेटा, 2% है, लिख दिया, प्लस का 2/3, बी में कितना है सर, 1.5% है, तो लिख दिया, प्लस का 1/2 सर सी में कितना है, 4% दिया हुआ है, लिख दिया, प्लस का डी में कितना सर 2.5% है, 2 इंटू 2.5, इसका 2 दूनी 4 काट दो, 1.5 दूना 2, 1.5 दूना 3 होता है, और ये कट गया, 1 आ गया सर, ठीक है। यानी कि अब ये ओवरऑल आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 + 1 + 2 प्लस का 7.5, तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और 5 7 5 12, 12.5%, यानी परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 12.5%। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको भैया आप लोग नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि a बराबर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ p की पावर 3 q स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट r इंटू एस, तथा p q व r s में मापन प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः दिया हुआ है। तो कह रहा है a के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर, तो क्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, आई होप कि यार ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए ना। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं सर, a बराबर कितना है, p क्यूब q स्क्वायर अंडर रूट r इंटू एस, ये ऐसा होता है, ठीक है सर। अब यहां से a का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा a का बार डिवाइडेड बाई a बार इंटू 100, तभी तो आएगा प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, इज इक्वल टू सर इसमें कितना हो जाएगा सर, 3 डेल्टा p का बार डिवाइडेड बाई p बार इंटू 100 कर दिया सर ना, चलो, प्लस का 2 डेल्टा q का बार डिवाइडेड बाई q बार इंटू 100 प्लस का, सर ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना 1/2,
तो 1/2 का मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर का बार डिवाइडेड बाई आर बार इंटू 100 प्लस का 1/2 डेल्टा एस का बार डिवाइडेड बाई एस बार इंटू 100। आए बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिलेटिव एरर पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बेटा आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। तो ये बेटा ए का, तो ये किसमें परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन पी प्लस का 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्यू प्लस का हाफ परसेंटेज एरर इन आर प्लस का हाफ परसेंटेज एरर इन एस। ये रख दो सबका वैल्यू। 3 इंटू पी कितना है बेटा 0.5 प्लस का क्यू कितना है बेटा 1% है, लिख दिया, प्लस का हाफ, ये कितना है आपका बेटा 3% है, लिख दिया, प्लस का हाफ, एस कितना है बेटा आपका 1.5%। ठीक है, बस हो गया भैया, फाइंड आउट कर लो ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस का 2 प्लस का 1.5 प्लस का ये कितना हो जाएगा, डेढ़ का आधा हो जाएगा 0.75, कितना हो जाएगा 0.75। अब भैया इन सबको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, डेढ़ दे 3 2 5, कितना आ जाएगा 5.75%। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है बेटा ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा ना, थोड़ा समझिएगा क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि यदि मास को आपने मापा है तो कितना लिखा है 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg है, ठीक है, और बोल रहा है कि एल आपका कितना है 0.10 प्लस माइनस 0.001 मीटर है। तो कह रहा है घन का घनत्व यदि ज्ञात करना हो, घन का घनत्व यदि ज्ञात करना, तो आपको पता होता है कि सर जो रीडिंग लिखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, यदि सर रीडिंग लिखी होती है, क्या लिखी होती है बेटा, रीडिंग लिखी होती है, तो रीडिंग में एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार होता है। ये जो सर देता है ये आपकी एवरेज वैल्यू देता है, क्या देता है, एवरेज वैल्यू, और ये क्या देता है, ये मीन तो होता है, ये किसका है, एब्सोल्यूट एरर का होता है, किसका होता है, एब्सोल्यूट एरर का होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये तो सर पहले से पता है, ये तो सर आपको पहले से पता है, ठीक है सर। तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, डेल निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा क्या निकालना है, घनत्व तो निकालना है, घन का घनत्व, किसका घनत्व निकालना है, घन का घनत्व निकालना है। तो आपको पता है बेटा कि घनत्व यानी कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। घन बोला है, क्या बोला है, घन, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब ना, तो घन का घनत्व तो कितना हो जाएगा, मास अपान एल क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? ये बेसिकली रो दे दिया, क्या इतना बात समझ में आया? ये क्या होता है, मास पूरा ही लिख देते हैं, मास अपान वॉल्यूम। अच्छा सर, सर यदि हमें इसका सर एरर लिखना है, क्या लिखना है, एरर लिखना है, क्या लिखना है, एरर लिखना है, तो सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू, यानी कि आप एवरेज वैल्यू इसका क्या लिखोगे, एवरेज वैल्यू, यानी कि रो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एम एवरेज डिवाइडेड बाई एल का एवरेज का क्यूब। क्या यही होगा, क्या यही होगा? हाँ सर, आई होप ये बात आप समझ रहे होगे। तो यहां पर रो एवरेज इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मास का एवरेज तो सर ये है, यही तो मीन होता है, और लेंथ का एवरेज तो सर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो 0.10 का क्यूब, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ तो ये बेसिकली रो एवरेज आपका कितना आ जाएगा 10 × 10⁻³ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब, kg पर
मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? चले, अब आपको सर क्या निकालना है? अब आपको निकालना है सर रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है मास अपान एल क्यूब। इसका आपका परसेंटेज एरर निकालना होगा, प्रतिशत त्रुटि कुछ निकालना है। हाँ निकालना है सर। यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा रो का बार डिवाइडेड बाई रो बार इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मास का एम का बार डिवाइडेड बाई एम का बार प्लस का 3 और एल का कितना हो जाएगा, डेल्टा एल का बार डिवाइडेड बाई एल बार। और सबकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, सबका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यदि ध्यान से देखो ना, यदि आप ध्यान से देखो तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है सर, डेल्टा रो का बार सर यही तो निकालना है कि यदि घनत्व का हो तो त्रुटि क्या होगी। तो त्रुटि डेल्टा आपका क्या दिखाता है, एरर ही तो दिखाता है, यही तो दिखाता है, यही तो मीन एब्सोल्यूट एरर यही तो है, इज इक्वल टू रो का आपने क्या कर दिया, रो बार का मीन का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये सर डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, चलो मैं इसे पहले लिखे दे रहा हूं, डेल्टा एम बार डिवाइडेड बाई एम बार प्लस का 3 डेल्टा एल बार डिवाइडेड बाई एल बार। चलो ये डेल्टा एल का बार, ये डेल्टा एम तो ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है डेल्टा एम का बार, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई एम कितना दिया हुआ है, एम का बार कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस का 3 इंटू ये कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 0.001 डिवाइडेड बाई एल कितना दिया हुआ है 0.10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से बेसिकली रो का वैल्यू कितना है 10 रेज टू, रो मीन का वैल्यू कितना है यही तो निकालो, यही तो एवरेज है ना, यही तो एवरेज है, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर -2 प्लस का 3 इंटू, ए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ पता चला कह दो कि सर आप अपने से ही किए जा रहे हो। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.10 डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ है, यानी ये कितना हो जाएगा 0. ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 0.01 0.0, अरे भाई ये कितना लिखा हुआ 0.10 और उसमें भी 10 का भाग दे दी तो कितना बन जाएगा 0.1 अंक पहले खिसक जाएगा, तो भैया लिख दिया। ठीक है, प्लस ये कितना भाई, अच्छा अब आप बताओ 0.1 का क्या मतलब होता है 1/10, 0.1 का क्या मतलब है 1/10, 10 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ना, ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक प्लस का 3 इंटू 0.01 ये इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से ये कितना आ जाएगा 10.4, 0.01 प्लस का ये 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.03, ये आपका ऐड होकर के आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 0.04। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 2 जीरो हो तो 2 जीरो चले गए, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 400 आपका आंसर कितना आया है 400। भैया कुछ नहीं किए हैं, देखो रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग तो सर ऐसे लिखते हैं एक्स बार प्लस का डेल्टा एक्स बार। ठीक है, एक्स बार आपका क्या देता है सर, एवरेज वैल्यू देता है, एक्स बार क्या देता है एवरेज वैल्यू देता है सर, डेल्टा एक्स बार क्या देता है मीन एब्सोल्यूट एरर देता है। ठीक है सर, आपको पता होता है घनत्व बराबर क्या है रो अपान रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है सर, क्योंकि यहां पर घन के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है घन के बारे में बोला है, तो सर घन का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो हमने मान लिया कि कितना है सब तीनों एल एल है, तो कितना हो जाएगा एल क्यूब, तो आयतन हो गया एल क्यूब, तो ये इतना हो गया सर। ठीक है, अब हमें एल एवरेज निकालनी थी, तो सर सबका एवरेज दिया हुआ तो एवरेज से डिवाइड करूंगा, एवरेज का ही यूज करूंगा तो एवरेज आएगा, तो आपने एवरेज निकाल लिया, ये आपका एवरेज दिया हुआ कि ये आपका एवरेज आया है, ये क्या आया है बेटा एवरेज आया है। अब आपको पता है कि सर रो बराबर क्या होता है मास अपान एल क्यूब, यही होता है। अब आपने यहां पर डेंसिटी का उसका सापेक्ष त्रुटि का क्या लगा दिया फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ऊपर में क्या दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, तो वही वाला कर दिया कि भैया ये इतना होगा, वही वाला सेम चीज।
ठीक है। डेल्टा रो का बार का मतलब क्या है भैया, गलती ही तो पूछा है, त्रुटि ही तो पूछा कि त्रुटि क्या होगी, तो भैया डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज हो रहा है, तो वही निकाले, रो एवरेज वैल्यू पुट कर दिया, और इन सब की वैल्यू क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस थे, और देखते हैं शायद क्वेश्चन है क्या। हाँ, अभी तो और क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, करिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कह रहा है यदि वेग में परिवर्तन 10%, देखो बेटा आ गया ना, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था, नोट में लिखवाया था कि यदि आपका प्रश्न में कुछ इरर दिया हुआ हो, प्रश्न में कुछ इरर दिया है और वह इरर 6-7% से ज्यादा हो तो उसको हम बेसिक से हल करते हैं। ये वाले अभी तक जितने फार्मूले पढ़े हैं ये नहीं होगा। देखिए अभी मैं आपको उस फार्मूले से लगा रहा हूं, फिर बेसिक से लगा रहा हूं ना, देखिएगा मैं ऐसा क्यों बोला था, ध्यान से देखिएगा। सर आपका वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10%, मतलब वेग में परसेंटेज ट्रुथ दिया हुआ डेल्टा बी का बार डिवाइडेड बाई बी बार इज इक्वल टू सर 10%। आपके हिसाब से कितना दिया हुआ है, 10% सर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 10% दिया हुआ है। सर यदि आप फार्मूला लगाते हो तो सर काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर हाफ तो नंबर है, एम क्या है सर, मास है, और मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। मतलब हाफ और एम आपका कैसा हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। आए बात समझ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ये ना, इसका बार इंटू 100 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 डेल्टा वी का बार डिवाइडेड बाई बी बार इंटू 100। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, इंटू 100 कर लो, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है ना, तो ये परसेंटेज इरर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 10%। तो भैया ये कितना आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आया, यही तो पूछा, यही तो पूछा है, गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, यही तो पूछा है मेरे दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू कितना है 10%, तो आप बोल दोगे कितना 20% ना। लेकिन ऐसा ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि आपके ये जो फार्मूले हैं ये बेटा 6 से 7% तक ही हम अप्लाई करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यदि आपने एरर क्वेश्चन में ज्यादा दे दिया है, इसका मतलब हमें कहां से चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा आपका बेसिक से। तो भैया अब देखो बेसिक मेथड, ये आपका बेसिकली क्या है, ये वाला मेथड्स आपका रॉन्ग है, ये आपका सही नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है ना, ये वाली चीजें सही नहीं है, ये वाला मेथड आपका सही नहीं है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है सर, तो सर सही वाला ऑप्शन बता दो सर, सही वाला बता दो सर, सही वाला देखो, सही वाला हमने मान लेते हैं कि पहले आपकी जो वेलोसिटी थी बी इनिशियल आपका कितना है, वी है, कितना है, वी है, ठीक है। फिर कह रहा है सर वी फाइनल वेलोसिटी बढ़ जा रही है, तो पहले एक वी था, बढ़ के उसका 10% बढ़ जा रही है, तो कितना हो जाएगा 1.1 बी, 1.1 बी। अरे एक में 0.1 ही तो बढ़ेगा, अरे 100 में 10 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, 100 से 110 हुआ जा रहा है, बस यही मतलब है। तो यहां पर ये कितना है, एक माने थे तो कितना हो गया 1.1, ठीक है, ठीक है सर। अब यदि पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना रहा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है सर। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम सर वी फाइनल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल बेटा कितना है 1.1 इंटू वी का स्क्वायर, यही होगा बेटा। तो ये यहां से कितना हो गया, इसको देखो ये कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, क्लियर हुआ, ये कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और 1.1 का यदि स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1.21, 1.21। देखो ये तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना है 1.21, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करके देखो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी कितना आ रहा है, चलो परसेंटेज छोड़ देते हैं, अभी परसेंटेज छोड़ देते हैं, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कि फाइनल आपका कितना है 1.21 काइनेटिक एनर्जी ना, माइनस का इनिशियल कितना था, ये काइनेटिक एनर्जी था, तो ये कितना बचेगा 0.21 काइनेटिक एनर्जी बचा, 0.21 काइनेटिक एनर्जी बचा। तो अब आप यहां से क्या करोगे, इनका चेंज इन परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21%। भैया कोई चीज एक थी और बढ़कर के कितना हो गया है 1.21, तो कितना चेंज हुई 21% इंक्रीज हो गई है, 21% क्या हो गई है भैया, इंक्रीज हो गई है। तो ये आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा। तो क्या ये बात समझ में आई कि जब भी आपको कभी ऐसा दिया हो कि एनर्जी जो भी आप में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ हो किसी क्वेश्चंस में, वो आपका 6-7% से बेटा अधिक हो, तो आपको बेसिक्स पर जाना है। किस पर जाना है, बेसिक्स पर। वही सेम बेसिक है कि पहले निकाल लेना है कि पहले क्या होगा यदि इतना दिया है, फिर बाद में चेंज होने के बाद तो सर वो फाइनल हो जाएगा। अब परसेंटेज एरर क्या होती है, चेंज इन क्या निकालते हो, फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, क्या होता है, चलो मैं लिखे दे रहा हूं, यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ में डाउट है ना, तो वो आप यहां से कर सकते हो। ये क्या लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज क्या होता है ना, फाइनल माइनस का इनिशियल। चलो मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 ना। तो इसी करके देखो, तो फाइनल कितना आया था 1.21 माइनस का पहला, अच्छा हाफ mv² आया था ना, mv² को एक तरफ माइनस का, ये कितना था हाफ mv², क्लियर हुआ, डिवाइडेड बाई ये कितना था हाफ mv²। अब बेसिकली यहां से देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, हाफ mv² कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 1.21 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई हाफ mv², इंटू 100 भी बेटा आपको क्या करना है, इंटू 100 भी करना है। तो ये हाफ mv² कट गया, कितना बचा, ये जो आपका निपटेगा, ये आपका निपटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1.21 इंटू 100, इट मीन्स ये कितना आ गया 21%। आया बात समझ में। तो ये करते हैं ना चेंज इन, इसको थोड़ा सा मैं उसमें किए दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको आप कर सकते हो, क्लियर हुआ। तो ये आपका फार्मूला था, ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि लोलक की लंबाई कितना बढ़ी है 44% बढ़ा दी जाए। फिर से देखो वही चीज है, तो क्या कह रहा है आवर्त काल में कितना परिवर्तन होगा यदि जी के मान में मान लेते हैं कि कोई त्रुटि नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था कि मास के द्रव्यमान पे, मास के माप में भी कोई त्रुटि नहीं है। तो भैया देख लो क्या होता है, सॉल्यूशन लिखो। क्या होता है बेटा, t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है सर। ये आपका तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है ना, ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है। देखो नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये चैप्टर आएगा ना, क्योंकि ये इसका क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। बेसिकली आपने प्रूफ भी करवाया हुआ है, ठीक है, यदि देखो तो पहले करवा चुके हैं। अभी कह रहा है कि कितना लंबाई में कितना बढ़ा दे रहे हो भैया, लेंथ आपका मान लिया, माना एल इनिशियल कितना है आपका, एल है, एल फाइनल आपका कितना हो जाएगा, कितना बढ़ गया 1 मतलब 44% बढ़ गया, तो बेटा कितना हो जाएगा 1.44 एल हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से तो टी कितना हो जाएगा, टी इनिशियल बेटा कितना होगा, टी इनिशियल हो जाएगा 2 पाई, तो सेम ही रहने दो, 2 पाई अंडर रूट एल, एल का वैल्यू कितना है, एल अपान जी, तो यही है, ये तो यही रहा सर। टी फाइनल कितना हो जाएगा, टी फाइनल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, एल का वैल्यू कितना है सर, ये 1.44 हो गया है, एल डिवाइडेड बाई, और ये सर जी आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या आप टी फाइनल को कैसे लिख सकते हो, टी फाइनल आपका क्या लिखा जा सकता है, टी फाइनल इज इक्वल टू, ये क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, टी पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू अंडर रूट 1.44, ऑब्वियस सी बात है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी इंटू 1.22, ये अंडर रूट 1.44 कितना होता है, ये बेसिकली अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1.2 होता है, कितना होता है 1.2, ये आ गया टी फाइनल। तो अब आपका परसेंटेज चेंज इन आवर्तकाल इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट करो। तो इनिशियल कितना दिया हुआ है, फाइनल कितना दिया हुआ, 1.2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस का ये रहा माइनस टी इनिशियल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डिवाइडेड बाई टी इनिशियल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखो तो ये ऊपर इन दोनों में कॉमन है, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 100 भी तो करना है, कर दो। ये ऊपर से 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी कॉमन ले लोगे तो बेसिकली आपका जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा 1.2 माइनस का 1 ना, नीचे तो कट गया, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, यही तो बचा। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100, ये आपका कितना आ गया 20%, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे करना है कि यदि आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ हो कि परसेंटेज इरर आपकी क्या है 6-7% से ज्यादा है, तो फिर उस समय पर हम बेसिक्स का यूज करेंगे, फिर उस समय पर हम बेटा किसका यूज करेंगे, बेसिक पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, अब आते हैं सार्थक सिग्निफिकेंट नंबर्स, बहुत बढ़िया ना, और देखते हैं कौन, ये वाला ले लेते हैं। ठीक ठीक, देखो सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो सार्थक अंक क्या लिखा हुआ है, किसी माप के विश्वसनीय एवं निश्चित अंकों और प्रथम अनिश्चित अंक को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। सार्थक अंक का मतलब इतना है कि आपके माप पे हम कितना विश्वास करें, बस सिंपल सी बात ये है। सार्थक अंक का मतलब क्या है, आपकी माप जो ने आपने किसी चीज को मापा है, वह माप आपकी कितनी ट्रू है, कितनी सही है, उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है, तो अब सार्थक अंक को ज्ञात करने के कुछ नियम है, कुछ नियम दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं, पहला पॉइंट क्या दिया मेरे दोस्त, पहला पॉइंट दिया है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, वो आपका क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के बीच में आए हुए सभी जीरो, मान लो यदि कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के बीच में कुछ नंबर आ जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, वो भी आपके सार्थक अंक होंगे, उन्हें कहते हैं ट्रैप्ड जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यदि मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 0002580078000, ऐसा करके कुछ नंबर दिया हुआ है, ऐसा करके कुछ नंबर दिया हुआ है। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, सर ये जो आगे लगे हुए हैं नंबर, ये जो जितने भी नंबर के आगे जीरो लगे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं
इन्हें हम कहते हैं लीडिंग जीरो। इन्हें क्या कहते हैं? लीडिंग जीरो। क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग जीरो कहते हैं। फिर से सुन लो, जो आपके नंबर के आगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे जितने जीरो लगे हुए होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? लीडिंग जीरो कहलाते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर नंबर के बाद में जितने भी राइट साइड पे जितने जीरो होते हैं ये सर आपके ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं। ठीक है, और जो जीरो आपके नंबर के बीच में फंस गए हैं, आपके नंबर के बीच में कौन से अंक फंसे हैं भैया? ये दोनों जीरो। इन जीरो को क्या कहते हैं? ये ट्रैप्ड जीरो कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ट्रैप्ड, फंसे हुए। ठीक है, तो जो जीरो दो नंबर्स के बीच में फंसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रैप्ड जीरो कहलाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर से सुन लो, जो आपके लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं, किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं, उनको लीडिंग जीरो कहते हैं। दूसरी बात, जो आपके राइट साइड पे जीरो होते हैं, किधर होते हैं? राइट साइड पे जीरो होते हैं। इस साइड आपके जो जीरो दिख रहे होंगे, इस साइड पे जो आपको जीरो दिख रहे हैं उन्हें हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। और जो नंबर आपके बीच में फंसे हुए हैं, जो नंबर आपके कहां फंसे हुए हैं बेटा? बीच में फंसे हुए, किसी नंबर के बीच में जो जीरो फंस जाते हैं उन्हें हम ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। अरे एक गाना नहीं सुना था कि रजिया गुंडों में फंस गई ना, तो वही होता है, गुंडों के बीच में रजिया फंस गई है। तो यहां पर रजिया से मतलब क्या है? आपके जीरो हैं भैया, सिंपल सी बात है। आया बात समझ में? चल, तो आई होप अब ये चीजें थोड़ा सा समझ में आई होंगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि यदि कोई भी अशून्य अंक है, कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें यदि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होंगे, वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है कि जितने भी ट्रैप्ड जीरो होंगे, तो भैया यदि बीच में जीरो फंस रहे हैं तो वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि लीडिंग जीरो के बारे में, तो संख्या के आगे जितने भी जीरो लगे हुए हों वो सार्थक नहीं होते हैं, वो सार्थक अंक नहीं है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, लिखा हुआ है। फिर सर दाईं ओर ट्रेलिंग जीरो में, सर ट्रेलिंग जीरो के ट्रेलिंग जो जीरो हैं वो आपके सार्थक होंगे यदि दशमलव लगा हो। क्या बोला सर? यदि दशमलव लगा है तो आपके राइट साइड के सभी जीरो सार्थक अंक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यदि दशमलव नहीं लगा होगा, यदि दशमलव नहीं लगा होगा तो आपके राइट साइड के जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? अगला सर क्या लिखा है कि यदि आप एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और उसको आप बदल रहे हो, एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में बदल रहे हो, एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में बदल रहे हो, तो भैया आपके सार्थक अंक समान होने चाहिए। जो सार्थक अंक पहले थे उतने ही सार्थक अंक बाद में भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये आपका गलत होगा भैया। क्या ये बात समझ में आई? अगला पॉइंट क्या है कि यदि आप क्या कर रहे हो, साइंटिफिक नोटेशन में किसी को लिख रहे हो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि जैसे मान लो 2.5 मैं लिख दूं 2.5 इंटू 10⁴। जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नोटेशन के लिए देख लो कि यदि कोई नंबर लिखा हुआ है 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है, एक मिनट, मान लो लिखा हुआ है 2.67 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब है ना कि गुणा में 10 की पावर में कुछ लिख दो। तो ऐसे यदि कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर में हमें यदि यह देखना है कि यदि हम किसी को साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं तो जितने सार्थक अंक पहले रहे थे साइंटिफिक नोटेशन के बदलने के बाद भी सार्थक अंक में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, सार्थक अंक में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सभी में आपको बताना है कि इन एग्जाम्पल्स में कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे पहला नंबर क्या दिया हुआ है 2.25, तो सर जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3। तो सार्थक अंक कितना हो गया? सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 3। एसएफडी कितना हो गया? 3। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सर अगला क्या दिया हुआ है 25008। सर दशमलव तो कहीं लगा हुआ नहीं हुआ है, आगे जीरो है नहीं, पीछे जीरो है नहीं, बीच में फंसे हुए जीरो हैं। बीच में फंसे हुए यदि जीरो हैं, यदि किसी नंबर के बीच में कोई फंसे हुए जीरो होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैप्ड जीरो कहते हैं मेरे भाई। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फंसे हुए जीरो। तो भैया इनका कितना हो जाएगा? ये आपका कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जीरो भी काउंट करके कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। क्या क्लियर हुई बात? सर इस पे आते हैं। ये वाले जीरो क्या सर दशमलव लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। देखो 5 के बाद 2 जीरो लगे हुए हैं और राइट साइड पे जीरो आपके तभी सार्थक होते हैं यदि दशमलव लगा हुआ हो। यानी कि यहां पर दशमलव नहीं लगे हुए हैं तो ये आपके जो 2 जीरो लगे हुए हैं ये आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। तो आपके बेटा सार्थक अंक कितने हुए? सर 3 हुए। कितने हुए? 3। कौन कौन से? ये बस आए बात समझ में? सर बाकी के जो 2 जीरो हैं क्योंकि दशमलव नहीं लगा है इस वजह से इन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। सर ये बीच वाला जीरो तो कंसीडर होगा लेकिन लास्ट वाले 2 कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि सर ये कैसे हैं? ये आपके ट्रेलिंग जीरो हैं, लास्ट वाले जीरो हैं। यानी ये सर कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर ये वाले जीरो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ये दशमलव लगा हुआ है सर। क्या लगा हुआ? दशमलव लगा है। यदि बेटा सौर दशमलव लगा है, क्या लगा है? दशमलव लगा है तो क्या होता है? राइट साइड के सभी जीरो सिग्निफिकेंट जीरो कहलाते हैं। तो अब यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे सौर? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। सर इस वाले पे आते हैं। सर यहां पे भी जीरो लगा है सर, तो इसका मतलब अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कितने हो गए? 6। अब इस जगह पर भी हमें सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना है, लिख दीजिए। यहां पर कितना होगा सर? सर दशमलव के बाद जीरो लगा हुआ बीच में। देखो अब तो ये तो है ना कि यदि नंबर के बीच में जीरो लगे हुए हैं, यदि नंबर के बीच में जीरो लगे हुए हैं तो वो सभी जीरो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? ये इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर ये तो जीरो, इसमें जितने भी जीरो होंगे वो सब अंदर फंसे हुए हैं सर। दशमलव के बाद सबको काउंट कर लो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया? 6। सर इस वाले पे आते हैं। सर जो इस पे लिखे होते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट पे काउंट नहीं होते हैं। जो आगे मल्टीप्लाई होते हैं वही काउंट होते हैं। तो भैया इसमें सभी तो नॉन जीरो हैं, तो यानी कितना हो गया? 3। इस वाले पे सर 3, सभी नॉन जीरो। इस वाले पे सर सभी नॉन जीरो, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। सर इस वाले पे सर ध्यान से देखो सर दशमलव लगा है सर। क्या लगा है? दशमलव लगा। ये लगा है सर, क्या लगा है? दशमलव लगा है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 2 5। इस वाले पे आ जाते हैं। सर दशमलव लगा है तो कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। इस वाले पे आ जाते सर दशमलव लगा है तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इधर पे आते हैं। राइट साइड के जीरो तो कंसीडर होंगे सर, ये वाला जीरो कंसीडर नहीं होगा। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है। ये वाला कितना? बीच में फंस गए जीरो। 1 2 3 4 5 6। इस वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6। सर इनको कह लिए। अरे भैया दशमलव के बाद वाले हैं ना, सभी कंसीडर होंगे। ये वाले कितने सर? ना तो ये वाले कैसे हैं? ये वाले आपके लीडिंग जीरो हैं क्योंकि यहां पर दशमलव नहीं है, लीडिंग जीरो हैं। तो लीडिंग जीरो कभी भी नहीं होते हैं।
सर ट्रेलिंग जीरो भी नहीं होते हैं यदि दशमलव न लगा हुआ। तो ये कैसे हैं? ट्रेलिंग जीरो हैं भैया। कैसे हैं? ट्रेलिंग जीरो हैं। तो इनका भी सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है? और कुछ क्वेश्चन से क्या है? अब राउंड ऑफ रूल है। तो बेटा कल हम क्या पढ़ेंगे? राउंड ऑफ रूल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, और यदि होगा तो हम लोग यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, यही बस आपका चैप्टर्स पे बचा हुआ। तो बेसिकली कल एक हो जाएगा और एक लेक्चर इसके बाद हो जाएगा ना। कल वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा देंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आपका हो जाएगा स्क्रू गेज, और इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपने इस सेशन को क्या किया होगा? एंजॉय किया होगा ना, पढ़ने में मजा आई होगी ना। देखिए मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा बातचीत कम करता हूँ ना, बातचीत क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ ना थोड़ा। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि भैया यदि बातचीत करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे ना, यदि बातचीत करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए, ताकि जब आप कंपटीशन के पेपर दो तो वहां पर आपके सारे क्वेश्चंस आपसे मक्खन की तरह सॉल्व। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है। यदि आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आए तो अपने इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी दोस्तों के साथ इस लेक्चर को क्या करना है? आपको शेयर करना है, उनके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लेक्चर्स को लाइक भी करना है। तो यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं ना, तो आप पढ़ते रहिए ना, क्वेश्चंस को बार बार लगाइए, नोट्स तैयार करते रहिए ना। देखिए यदि पढ़ना है तो कायदे से पढ़ना है, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई बंद करके और एक तरफ बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि ये यदि आप खुद का बहाना बनाओ कि नहीं यार सर ऐसा नहीं है, घंटा भर आज पढ़ लिए फिर कल नहीं पढ़े फिर पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।